तो DSTL का जो यूनिट 3 है उसका जो PYQ हम सॉल्व कर रहे थे, मतलब 2022-23 तक के पेपर को, उसका फर्स्ट सेकंड पार्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं। थर्ड पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट अब बनाने जा रहे हैं। तो इसमें देखिए जो पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको ये एस्ट्रिक ऑपरेशन इंटीजर सेट पे दिया गया है। तो एस्ट्रिक ऑपरेशन के बिहेवियर को समझने के लिए एक्सप्रेशन दिया गया, मतलब कैसे वो व्यवहार कर रहा है वो आपका यहाँ पे एक्सप्रेशन के थ्रू बताया गया है। और इसको प्रूव करना है कि अबिलियन ग्रुप है, और साथ में अबिलियन ग्रुप के प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। तो जब आप प्रॉपर्टी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अपने आप प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट भी दे दिया जाएगा। तो खैर ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व्ड है। आपके जो कोर्स यूनिट 3 का जो वीडियो है उसमें प्लेलिस्ट है, उसमें है इसका, लेकिन थोड़ा बहुत जनरल ओवरव्यू दे देते हैं। जैसे देखिए इस अगर एक्सप्रेशन को देखेंगे तो यहाँ पे राइट साइड में प्लस प्लस सिंबल नॉर्मल एडिशन लिखा हुआ है, तो मतलब ये तो पता चल जाता है कि एडिटिव नेचर का है। अब क्लोजर लॉ के लिए आप देखिए, क्लोजर लॉ कितना सिंपल है प्रूव करना। अगर कोई भी दो इंटीजर आप लेंगे जेड से, तो x प्लस वाई प्लस 1 भी आपका इंटीजर ही होगा, जो राइट साइड का चीज़ आएगा वो भी इंटीजर ही होगा। तो यही बात लिखा गया है कि एक्स वाई एंड प्लस 1 आर इंटीजर, सो x प्लस वाई प्लस 1 इज आल्सो एन इंटीजर। और कोई भी अगर आप मतलब एक्स वाई सेलेक्ट करेंगे इंटीजर से सेट से और उसको ऑपरेट कराएंगे तो x प्लस वाई प्लस 1 ही आएगा, जो कि जो सम आएगा वो भी इंटीजर ही होगा। तो इंटीजर को इंटीजर में जोड़ेंगे इंटीजर ही आएगा, फिर प्लस 1 जोड़ देंगे तो भी इंटीजर ही रहेगा। तो क्लोजर लॉ इस तरीके से होल्ड हो जाता है। थोड़ा सा एसोसिएटिव लॉ जब भी एक्सप्रेशन वाइज होता है वो उसमें आपको सॉल्व करना पड़ता है। अगर नोन ऑपरेटर होता है तो फिर आप डायरेक्ट कमेंट लिख देंगे कि हाँ इट इज़ वेल नोन दैट मल्टीप्लिकेशन, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है, होल्ड एसोसिएटिव लॉ ऑन एवरी नंबर। तो वहाँ पे चूंकि ऑपरेटर नोन होता है, एडिशन है नोन है, कर दिया आपने, लिख दिया स्टेटमेंट। लेकिन यहाँ पे अननोन ऑपरेटर है और उसी ऑपरेटर को समझाने के लिए एक्सप्रेशन दिया गया है। तो एक्सप्रेशन के थ्रू ही हम एसोसिएटिव लॉ प्रूव करेंगे। अब जैसे मान लीजिए भाई एसोसिएटिव लॉ के लिए क्या है, एक्स वाई जेड लिखे गए हैं एस्ट्रिक ऑपरेशन के साथ, एक बार यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे इक्वल टू एक्स एस्ट्रिक वाई एस्ट्रिक जेड, एक बार यहाँ लगाएंगे। अब यही LHS लेके RHS ले आ दीजिए तो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अननोन ऑपरेटर है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे लिया गया है। अब देखिए इसको, ये जो चीज़ है अगर मैं इसको दिखाऊं आपको तो देखिए इसमें कोई बहुत एकदम सिंपल चीज़ें हैं। ये LHS लिया गया, ये एक्स वाई को सॉल्व किया गया, एक्स प्लस वाई प्लस 1 हुआ, फिर एस्ट्रिक सॉल्व होगा तो ये ब्रैकेट में जो लिखा गया और ये जेड दोनों आपस में ऐड होंगे, एक्स्ट्रा 1 ऐड हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2 हो गया। अब यहीं पे देखिए नॉर्मल एडिशन नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर 3 और 5 ऐड करेंगे तो 8 के बजाय 9 आएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा 1 ऐड कर देना, बट स्टिल इट हैव एडिटिव नेचर। तो यहाँ पे जब जैसे ही ये आया, अगर आपको पता है कि हमें ले आना है एक्स वाई के ब्रैकेट को हटा के वाई जेड पे ले आना है, तो इसमें से वाई प्लस जेड प्लस 1 सेपरेट कर लीजिए, या फिर RHS ही अलग से सॉल्व कर दीजिए। अगर इसमें से एक्स प्लस वाई प्लस जेड और प्लस 1 और फिर प्लस 1 सेपरेट करके इसको आराम से आप एक्स प्लस वाई एस्ट्रिक जेड लिख सकते हैं। और फिर देखिए पीछे प्लस 1 पड़ा हुआ है, ये और ये आपस में यानी कि एस्ट्रिक हुआ है, एक्स एस्ट्रिक वाई एस्ट्रिक जेड। तो LHS से आप RHS डायरेक्ट ले आ सकते हैं, इसका मतलब एसोसिएटिव आपका हो जाएगा। एस्ट्रिक ऑपरेशन इज एसोसिएटिव ऑन सेट ऑफ इंटीजर। जहाँ तक आइडेंटिटी एलिमेंट की बात है, चूंकि ऑपरेटर अननोन है इस नाते आइडेंटिटी एलिमेंट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक्सियम लिखिए या लॉ लिखिए, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एसोसिएशन लॉ, एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएशन एक्सियम कुछ भी लिखिए, लेकिन एसोसिएटिव लॉ लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आइडेंटिटी लॉ, तो आइडेंटिटी लॉ में अगर आप मान लीजिए ई एक एलिमेंट लेते हैं, तो ये तो पता है कि कोई इंटीजर अगर एक्स लेते हैं, कहाँ से, सेट ऑफ इंटीजर से, यहाँ से सेट ऑफ इंटीजर से अगर कोई एक्स लेते हैं तो एक्स और ई को ऑपरेट कराएंगे। हाँ, ये नहीं डिक्लेयर करेंगे शुरू में कि ई जेड के अंदर, वही बात तो हमें प्रूफ करनी रहती है। तो जैसे मैं इस तरह की बातें डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी, वीडियो में देखेंगे तो मिलेगा कि अगर आप नेचुरल नंबर का सेट लेते हैं
और उसमें से 5 लेते हैं, 5 में क्या ऐड किया जाए कि 5 ही आए। तो जीरो तो है, ये सबको पता है, लेकिन जीरो कहाँ नेचुरल नंबर के अंदर है, जीरो नहीं नेचुरल नंबर के अंदर होता है। तो हमें कुल मिला जुला के ये प्रूव करना रहता है जो भी वैल्यू मिली वो इंटीजर के अंदर है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन इंटीजर पे बेस्ड आना है। जैसा सेट रहेगा उसी से आपको प्रूव कर, उसी में ला के दिखाना रहेगा। तो एक्स अब आइडेंटिटी एलिमेंट बिहेव कैसा करता है कि एक्स की आइडेंटिटी ना बदले। इसी नाते देखिए एक्स एस्ट्रिक ई इक्वल टू, एक तो ऑपरेटर के व्यवहार के हिसाब से वैल्यू हो गई और दूसरा आइडेंटिटी एलिमेंट के हिसाब से वैल्यू हो जाएगा स्मॉल एक्स। तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, इक्वेट करेंगे तो ई इक्वल टू -1 मिल जाएगा। तो इस तरीके से जब ई इक्वल टू -1 हो जाएगा फिर उस -1 को डिक्लेयर कर देंगे ये तो इंटीजर ही है। तो इस तरीके से इंटीजर अगर हो गया तो फिर आपका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। ठीक इसी तरीके से इन्वर्स ला है, कोई ना कोई नंबर जैसे नेचुरल नंबर का सेट लीजिए प्लस ऑपरेटर लीजिए, अब पूछ कहिए 5 में क्या ऐड किया जाए कि जीरो आ जाए, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट मान लीजिए होल नंबर ही हम कर देते हैं, जीरो एग्जिस्टेंस दिखा देते हैं। तो अब आप देखिए -5 तो पता है सबको, लेकिन क्या -5 है डब्लू के अंदर, नहीं है। तो यही बात हमको प्रूव करनी रहती कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा हमारे सेट में। तो एक्स एस्ट्रिक एक्स इनवर्स इज इक्वल टू ई लिखेंगे, जिसकी वैल्यू अभी भी आपने -1 कैलकुलेट किया है। तो यहाँ से एक्स इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी -x -2। इस एक्सप्रेशन में आप एक तो -1 पा गए और दूसरा ऑपरेटर के व्यवहार के हिसाब से लिख लेंगे। तो दोनों की इक्वेट कर देंगे, दोनों की इक्वेट करने के बाद एक्स इनवर्स की वैल्यू मिल जाएगी। अब आप एक्स अगर एक्स इंटीजर है तो -x -2 भी इंटीजर ही होगा। यही आपको बस यही प्रूव करना रहता है कि इंटीजर के सेट में है। तो इस तरीके से इन्वर्स लॉ आपका होल्ड हो जाता है। ठीक इसी तरीके से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो सबसे आसान है, कम्यूटेटिव में कुछ नहीं है। एक्स प्लस वाई एक्स एक्स्ट्रिक वाई एक्स प्लस वाई प्लस 1 लिखेंगे, फिर ये नॉर्मल एडिशन, नॉर्मल एडिशन पे कम्यूटेटिव चलता ही है, प्लस वाई को इधर कर दीजिए एक्स को उधर कर दीजिए, वाई एक्स्ट्रिक एक्स हो जाएगा, कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका सारा जो है प्रॉपर्टी होल्ड हो गया था, अबेलियन ग्रुप हो गया। रही बात अबेलियन ग्रुप के प्रॉपर्टीज की, तो यही पांचों प्रॉपर्टी इन्हीं को डिस्कस करना रहेगा। बाकी आप वीडियो में ही देख सकते हैं और हर जगह आपको लिखा ही मिलेगा इसमें, और डिस्कस ऑलरेडी है वीडियोस में, और प्रीवियस इसी जो 22-23 के पेपर डिस्कस कर रहे हैं उसमें भी कई बार डिस्कस हो चुका है। तो यहाँ पे जस्टिफाई द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी एस्ट्रिक अगेन ए सब ग्रुप। मतलब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अगर मान लीजिए G1 एस्ट्रिक एक ग्रुप है और एस्ट्रिक 1 कर दे रहे हैं, और दूसरा ग्रुप है G2 एस्ट्रिक 2। तो अगर आप देखिए आइडेंटिटी लॉ की बात करें तो आइडेंटिटी लॉ का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए G1 इंटरसेक्शन G2 के अंदर से कोई दो एलिमेंट A कामा B पिक करते हैं, मतलब A कामा B जो है वो आपका बिलोंग्स टू है G1 और G2 का इंटरसेक्शन से। तो आप पहले तो ये दिमाग लगाइए कि A कामा B G1 G2 के अंदर आएगा कैसे, जब तक दोनों के अंदर नहीं रहेगा तब तक आएगा ही नहीं। तो जैसे आप ये इस तरह से जस्टिफिकेशन लिख सकते हैं कि अगर A कामा B बिलोंग्स कर रहा है G1 इंटरसेक्शन G2 के अंदर, तो ये इम्प्लाइज करेगा कि G1 के अंदर भी है ये और G2 के अंदर भी है। दोनों के अंदर जब तक नहीं रहेगा तब तक इंटरसेक्शन के अंदर भी नहीं आएगा। अब G1 के अंदर है तो क्या मतलब हुआ, A एस्ट्रिक B जो आपका होगा उसका जो रिजल्ट आएगा वो G1 के अंदर भी है, और G2 के अंदर भी है अगर तो A एस्ट्रिक B जो आउटकम है वो G2 के अंदर भी है। अब ये जो भी रिजल्ट है अगर G1 के अंदर है और G2 के अंदर है तो जाहिर सी बात है कि A एस्ट्रिक B आपका G1 इंटरसेक्शन G2 के अंदर भी आएगा क्योंकि दोनों में है। तो इस तरीके से क्लोजर लॉ भी होल्ड हो गया। तो बड़े थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, उसी तरीके से आपको करना रहता है। दूसरा बात करते हैं हम एसोसिएटिव लॉ की। तो एसोसिएटिव लॉ अगर कोई भी तीन एलिमेंट G1 के अंदर होल्ड कर रहा है एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, तो या फिर उसी तरीके जैसे पहले अभी किए हैं, अगर मान लीजिए ABC
G1 इंटरसेक्शन G2 के अंदर है। तो क्या मतलब हुआ कि ABC आपका G1 के अंदर भी होगा और ABC G2 के अंदर होगा। तो अगर ABC G1 के अंदर है तो A*B*C इज इक्वल टू A*B विद इन ब्रैकेट *C G1 में फॉलो हो रहा होगा और इसी तरीके G2 में फॉलो हो रहा होगा, तो G1 इंटरसेक्शन G2 में भी फॉलो होगा। तो ये बात आपकी हो गई इसकी। और दूसरी बात, अच्छा यहाँ पे ऑपरेटर भी डिफरेंट नहीं लिया गया, सेम ऑपरेटर लिया गया है, ये भी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑपरेटर अलग अलग लिया ही नहीं गया है क्योंकि सब ग्रुप लिया गया है। तो मैं तो नॉर्मल ग्रुप पे बता रहा हूँ, तो सब ग्रुप में तो और आसान है, ऑपरेटर सेम है। तो इसके बाद देखिए आपका हम बात करते हैं इन्वर्स लॉ की। इन्वर्स लॉ में जहाँ तक बात करेंगे तो इन्वर्स लॉ में क्या है कि अगर किसी भी चीज़ का इन्वर्स, कोई भी एलिमेंट है, कोई एलिमेंट अगर आप, अब हम नॉर्मल ऐसे G1 G2 सब ग्रुप लिए हैं तो वही करके बता रहे हैं क्योंकि थॉट प्रोसेस वही है। ए अगर B G1 के अंदर है और B A G2 के अंदर भी है मान लीजिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि A इन्वर्स आपका G1 के अंदर होगा और A इन्वर्स G2 के अंदर भी होगा, क्योंकि जब तक A G1 और G2 के अंदर होगा नहीं तब तक हमारा A G1 G2 के अंदर आएगा ही नहीं। ये अभी थोड़ी देर पहले जिस लॉजिक समझाए हैं, पहले आप ये लिखेंगे और ये इम्प्लाइज करेगा कि G1 G2 के अंदर है, तो ये मतलब हो जाएगा कि A इन्वर्स G1 के अंदर भी है, A इन्वर्स G2 के अंदर है। मतलब ये बात जैसे ही आप सपोज करेंगे ये हो जाएगा और इन दोनों से इसके इम्प्लीकेशन से ये हो जाएगा, इसके इम्प्लीकेशन से ये हो जाएगा। तो इसका मतलब दोनों में है A इन्वर्स, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, A इन्वर्स आपका G1 G2 के अंदर भी है, G1 इंटरसेक्शन G2 के अंदर है। तो हर A जो G1 इंटरसेक्शन G2 के अंदर वो उसका इन्वर्स भी G1 इंटरसेक्शन G2 के अंदर रहेगा। तो इसका मतलब हुआ कि इन्वर्स लॉ भी होल्ड हो गया। इसी तरीके से आप आइडेंटिटी लॉ भी कर सकते हैं कि आइडेंटिटी लॉ चूँकि हर ये तो सब ग्रुप के ही अगर सब ग्रुप से करते हैं तो और भी आसान है, और अगर डिफरेंट ग्रुप लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट अलग अलग होगा। तो सब ग्रुप के हिसाब से अगर करेंगे तो ई अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है G1 के अंदर तो निश्चित है G2 के अंदर भी होगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट बदलता नहीं है, आइडेंटिटी एलिमेंट वही रहता है। तो इसका मतलब हो गया ई आपका G1 इंटरसेक्शन G2 के अंदर भी है। तो ये जो चीज़ है आइडेंटिटी लॉ भी होल्ड हो गया। अब लास्ट में आपका आता है कम्यूटेटिव लॉ। तो ठीक है, एसोसिएटिव लॉ की तरह ये भी है, अगर A कामा B हमारा कोई भी G1 G2 के अंदर है, G1 इंटरसेक्शन G2 के अंदर है, तो इम्प्लाइज करेगा कि यही दोनों एलिमेंट G1 के अंदर भी हैं और यही दोनों ये दोनों एलिमेंट G2 के अंदर भी हैं। G1 के अंदर भी रहेगा, G2 के अंदर, तभी तो इंटरसेक्ट करके इसमें आएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसके इम्प्लीकेशन से क्या लिख सकते हैं कि A*B इज इक्वल टू B*A G1 के हिसाब से होगा। और खैर आपका, क्योंकि यहाँ पे अगर हम केवल ग्रुप सब ग्रुप की बात करें तो कम्यूटेटिव लॉ वैसे भी नहीं होल्ड कराना है, कम्यूटेटिव लॉ का कोई ज़रूरत ही नहीं है। कम्यूटेटिव लॉ में एक्स्ट्रा बता रहा था, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड भी नहीं होगा, मतलब बिना किसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के। बाकी अगर कभी अबेलियन ग्रुप के बारे में आ जाए तो इसी तरीके से आप करेंगे कि B*A*B इक्वल टू B*A आपका G2 के हिसाब से भी होगा क्योंकि दोनों में है, अगर अबेलियन ग्रुप रहेगा तब, क्योंकि अबेलियन ग्रुप में ही ये बात आएगी, नॉर्मल ग्रुप में आएगा ही नहीं। तो खैर है ही नहीं यहाँ पे, तो कोई टेंशन भी नहीं है, लेकिन अगर अबेलियन ग्रुप होगा तो इसी प्रोसेस के थ्रू होगा। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन जो आपका है दिया गया, जो 10वां क्वेश्चन है, G इज ए नॉन एम्प्टी सेट, asterisk is binary operation defined on G such that the following law of axiom satisfied by G asterisk। मतलब ये डिफाइंड ग्रुप करना है, तो ग्रुप तो बहुत बार हो चुका है, क्वेश्चन डिफाइंड ग्रुप केवल था, हम आंसर पढ़ रहे थे, तो ये तो बहुत बार डिस्कस हो चुका है।
ये जो क्वेश्चन है रिंग फील्ड पे था, तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस्ड है। 12 आपका ऑलरेडी वीडियो आपका है, यूनिट 3 का वीडियो, उसमें थ्योरम मैंने प्रूव किया, वहाँ से देख सकते हैं। और जो है नीचे जो क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं क्या है। और ये जो क्वेश्चन है इन ए ग्रुप जी एस्टिक प्रूव दैट, ये भी दोनों आपके प्रूव्ड हैं ऑलरेडी, वीडियो आप देखिए वहाँ पे इसका प्रूव है। तो सारा पेपर जो जितने भी क्वेश्चन 22-23 तक के थे वो हमने डिस्कस कर दिए। अब 23, 24, 24, 25 के अलग से वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।